बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्रिया। अब तक हमने क्रिया के भेद पढ़े हैं, क्रिया पढ़ी है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो हमने ये दोनों क्रियाएं पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद। दो भेद कौन कौन से हैं? एक है एक क्रमक क्रिया और दूसरा है द्विक्रमक क्रिया। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक क्रमक मतलब कि क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म लागू हो रहा है, और द्विक्रमक का मतलब है कि क्रिया में दो कर्म लागू हो रहे हैं। द्वि और एक, कि जिन क्रियाओं में एक ही कर्म लागू होता है वो एक क्रमक है, और जिन क्रियाओं में दो कर्म लागू होते हैं वो द्विक्रमक क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक क्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है या जिन क्रियाओं में सिर्फ एक ही कर्म लागू होता है उन्हें हम एक क्रमक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। मित्र बातचीत कर रहे हैं, बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है, गायिका भजन गाती है। तो क्रिया तो जो है वो हमें मिल रही है, लेकिन इसमें एक कर्म कौन सा लागू हो रहा? बातचीत है ना, चिड़ियों और भजन। तो यहाँ पर भजन, तो अब इसमें क्या है कि चिड़िया, बातचीत, चिड़िया, भोजन एक ही कर्म होने के कारण कर रहे हैं। झपटती और गाती क्रियाएं एक क्रमक कहेगी, क्योंकि बातचीत, चिड़िया और भजन ये एक कर्म ही हैं, इसीलिए इनके साथ क्रियाएं ये लागू हुई हैं, क्योंकि ये जो है एक ही कर्म इनमें लागू हो रहा। मित्र बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत हो रही है आपस में, तो कर्म एक ही कर रहे हैं वो एक समय में। बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है, तो बिल्ली जो है वो जो चिड़ियाएं हैं उन पर झपट रही है, तो यहाँ पर चिड़िया एक कर्म हो गया। गायिका भजन गाती है, तो यहाँ पर भजन भी एक क्रमक है। तो इनके साथ ये जो क्रियाएं लग रही है ये एक क्रमक क्रियाएं कही जाएगी। कर रहे हैं, झपटती है, गाती है, तो ये इन्हें हम एक क्रमक क्रियाएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बातचीत, चिड़ियों और भजन ये तीनों ही एक कर्म हो रहे हैं लागू, ये एक कर्म है, इसीलिए इनको ये जो है कर रहे हैं, झपटती है या गाती है, एक क्रमक क्रियाएं कही जाएगी। अब देखते हैं हम द्विक्रमक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विक्रमक क्रियाएं कहते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म लागू हो सकते हैं, एक के साथ दूसरा कर्म भी लागू होता है, उसे हम द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय पिताजी को भोजन खिलाता है। अब अजय किसको भोजन खिला रहा है? पिताजी को क्या खिला रहा है? भोजन। तो दो कर्म हो गए, पिताजी और भोजन, ये दोनों कर्म इसमें लागू हो रहे हैं। अर्जुन दिशांक को गृह कार्य समझाता है, और दिशांक और गृह कार्य ये दो कर्म इसमें लागू हो गए, इसीलिए ये द्विक्रमक क्रियाएं कहलाएगी। पहले वाक्य में पिताजी और भोजन, दूसरे वाक्य में दिशांक और गृह कार्य के रूप में दो दो कर्म होने के कारण खिलाता और समझाता, खिलाता और समझाता, ये द्विक्रमक क्रियाएं कहलाएगी। अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, तो पिताजी और भोजन दो कर्म हो गए, तो यह खिलाता यहाँ पर द्विक्रमक क्रिया कहलाएगी। अर्जुन दिशांक को गृह कार्य समझाता, दिशांक और गृह कार्य ये दो कर्म हो गए और इसके साथ क्रिया लगी समझाता, तो समझाता है द्विक्रमक क्रिया होगी। तो ये हुआ हमारा एक क्रमक और द्विक्रमक क्रियाएं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि द्विक्रमक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। ये तो हमने पढ़ा और जाना कि द्विक्रमक क्रियाओं में दो कर्म लागू होते हैं। एक कर्म प्राणीवाचक तो दूसरा कर्म
अप्राणीवाचक होता है। अब आप दोनों में देखिए कि एक में तो प्राणीवाचक था, पिताजी और दिशांक, ये दोनों ही प्राणीवाचक है। भोजन और गृह कार्य ये अप्राणीवाचक, तो एक कर्म तो इनमें प्राणीवाचक लागू होता है और दूसरा कर्म जो है वो अप्राणीवाचक होता है, जड़ होता है, जिसका कोई चेतन नहीं, जिनमें कोई मतलब वो नहीं है, प्राणीवाचक वाली कोई बात नहीं है। तो इन्हें हम एक कर्म तो प्राणीवाचक पे लागू होगा और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक पर लागू होता है। प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म कहते हैं। प्राणीवाचक जो कर्म होता है इसको हम गौण कर्म कहते हैं और अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहते हैं। ये दोनों ही मुख्य कर्म है। अजय पिताजी को भोजन खिलाता, तो भोजन इसमें मुख्य कर्म हुआ कि उसका काम क्या था कि पिताजी को भोजन करवाना। अर्जुन दिशांक को गृह कार्य करवाता, तो मुख्य कर्म क्या हुआ, गृह कार्य करवाना। तो ये दोनों ही जो अप्राणीवाचक कर्म होते हैं वो मुख्य कर्म होता है। गौण कार्य क्रिया से दूर तथा कर्ता के पास रहता है। गौण कार्य क्रिया से तो दूर है पर कर्ता के ये पास में होता है। जैसे अजय पिताजी के पास है, अर्जुन दिशांक के पास है, लेकिन इनका जो मुख्य कार्य है वो दूर है। गौण के साथ कारक चिन्ह भी आता है। गौण क्रियाओं के साथ हमने देखते हैं यहाँ पर कारक चिन्ह भी है, पिताजी को और दिशांक को, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। उपरोक्त वाक्यों में पिताजी को, दिशांक को कर्ता के साथ और कारक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। तो ये हुई हमारी एक क्रमक और द्विक्रमक क्रियाएं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब हम देखेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया 4 प्रकार की होती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 4 संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। सबसे पहला ये था संयुक्त क्रिया, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। यह 2 क्रियाओं या धातुओं के योग से बनती है। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया 2 क्रियाओं या धातुओं के योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ जो है वह पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। लेकिन मुख्य अर्थ इसका जो निकलता है वह पहली क्रिया के द्वारा ही निकलता है। जैसे आयुष रोज टहलने जाया करता है। आयुष जो है वो रोज टहलने जाता है। शौरी दादी की सेवा किया करती थी। लता भोजन खाती जा रही है। तो इसमें आयुष रोज टहलने जाया करता था, तो जाया करता है। उसी तरह से शौरी दादी की सेवा किया करती थी। लता भोजन खाती जा रही है। अब आप देख लेंगे इनमें, इन वाक्यों में टहलने जाया करता था, सेवा किया करती थी और खाती जा रही है। तो ये क्रियाएं हैं। टहलने जाया करता था, सेवा किया करती थी, खाती जा रही है, तो ये क्रियाएं हैं। परंतु मुख्य क्रिया इनमें क्या है? टहलना, करना और खाना। मुख्य क्रिया इसमें यही है, टहलना, करना और खाना। यही इसमें मुख्य क्रियाएं ये है। तो बाकी क्रियाएं जो है वो मुख्य क्रिया की सहायक क्रियाएं हैं। बाकी जो है करता है, सेवा किया या जा रही है, तो ये मुख्य क्रिया की सहायक क्रियाएं हैं। तो संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रियाएं अपने मूल अर्थ को छोड़ देती है। संयुक्त क्रिया की जो दूसरी क्रियाएं होती है वह अपने मूल अर्थ को छोड़ देती है। टहलना इसमें मुख्य क्रिया थी, जाया करता इसकी सहायक क्रियाएं हैं। सेवा किया करती थी, तो करना इसमें मुख्य क्रिया हुई, सेवा किया, ये सब इसमें इसकी सहायक क्रियाएं हैं। उसी तरह से खाना मुख्य क्रियाएं हैं, जा रही इसकी सहायक
है कि रंग भरने का काम करती है, दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया में उसको हर तरह से समझाने का काम करती हैं। दूसरी क्रिया जो है पहली क्रिया को हर तरह से समझाने का काम करती है, मतलब उसमें नए नए रंग भरने का काम करती हैं। रंजक क्रिया कहीं मुख्य अर्थ को बढ़ाती है तो कहीं अर्थ को घटा देती है। इसके सहायक जो क्रियाएं हैं वो कहीं तो इसके अर्थ को घटा देती है और कहीं इसके अर्थ को बढ़ा देती है, तो कहीं उसका विस्तार कर देती है तो कहीं उसको छोटा कर देती है। तो सहायक क्रियाएं यही काम करती है कि मुख्य क्रिया को घटाना, बढ़ाना या उसको मतलब और ज़्यादा अर्थ देना या उसके अर्थ को घटा देना, तो सहायक क्रिया का यही काम होता है। तो यह हुई हमारी संयुक्त क्रिया। समझ में आ गई बच्चों? दूसरा हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। अब देखते हैं नाम धातु क्रिया क्या है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है, मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जा रही है वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे दोनों सहेलियां देर तक बतियाती रही, तो दोनों सहेलियां देर तक बतियाती रही, यहाँ पर बात शब्द में आती प्रत्यय लगाकर शब्द बन गया बतियाती। तो जो विशेषण शब्द था उसमें हमने आती प्रत्यय लगाकर शब्द नाम धातु क्रिया इसकी बना दी कि बतियाती रही। पापा की डांट से हरी थरथराता रहा, तो इसमें नाम धातु क्रिया क्या हुई? थरथराना। थरथरा शब्द के ता प्रत्यय लगाकर शब्द बना दिया थरथराता रहा। तो जिन क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर नई क्रियाएं बनाई जाती है वो कहलाती है नाम धातु क्रियाएं। तो आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ नाम धातु क्रियाएं। संज्ञा शब्द से बनी नाम धातु क्रिया। शर्म, नाम धातु क्रिया बनी शर्माना। लालच, नाम धातु क्रिया बनी ललचाना। हाथ, इसकी क्रिया बनी हत्याना। बात, इसकी नाम धातु क्रिया बनी बतियाना। और झूठ की नाम धातु क्रिया बनी जुटलाना। तो ये संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाई गई है। उसी तरह से सर्वनाम शब्द में अपना से बनी नाम धातु क्रिया है अपनाना। और उसके बाद विशेषण शब्द से नाम धातु क्रियाएं बनाना। विशेषण शब्द हुआ गरम और नाम धातु क्रिया हुई इसकी गरमाना। विशेषण शब्द लंगड़ा, नाम धातु क्रिया क्या बनी इसकी लंगड़ाना, क्योंकि इन सब में हमने प्रत्यय शब्द जोड़ दिया था। यहाँ हमने आना प्रत्यय शब्द जोड़ा, यहाँ भी हमने आना प्रत्यय शब्द जोड़ा और यहाँ भी हमने आना प्रत्यय शब्द जोड़ा। लंगड़ा, लंगड़ाना। साठ, सठियाना। तोतला, तुतलाना। तो ये नाम धातु, यहाँ हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की जैसा नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाना या किसी को प्रेरित करना, किसी काम के लिए किसी को प्रेरित करना जिससे कि वो काम हो जाए। तो वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसा आपको बताया था कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरणा देकर किसी से काम करवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम नहीं करके, कर्ता स्वयं तो काम नहीं करता है लेकिन वो किसी दूसरे को उस काम के लिए प्रेरित करता है कि तुम ये काम करो और वह उससे काम करवाता है। तो कर्ता स्वयं काम न करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करके उससे वह काम करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। जैसे बहन भाई से नौका चलवाती है, तो यहाँ पर बहन जो है स्वयं नौका ना चलाकर अपने भाई से नौका चलवा रही है, तो चलवाती है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी तरह से पिता
पिताजी सहयोगी से उपहार भिजवाते हैं। पिताजी स्वयं उपहार ना भेजकर अपने सहयोगी से उपहार भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पर भिजवाना प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो दोनों उदाहरण में हमने देखा कि कर्ता बहन और पिताजी स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं। जैसे कि बहन अपने भाई से नौका चलवा रही है और पिताजी जो है वो अपने सहयोगी से उपहार भिजवा रहे हैं। तो दोनों ही उदाहरण में हमने देखा कि कर्ता जो है स्वयं काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हुई। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं सम्मिलित होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है इसमें कर्ता जो है स्वयं ही उस कार्य में शामिल होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लता श्रोताओं को गीत सुनाती है। तो लता जो है स्वयं श्रोताओं को गीत सुना रही है। माँ बच्चों को भोजन खिलाती है। तो इनमें माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। तो दोनों ही उदाहरण में जो है माँ के द्वारा ही क्रिया की जा रही, कर्ता के द्वारा ही क्रियाएं की जा रही है। तो ये हुई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं तो कार्य नहीं करता, लेकिन वह किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित जरूर करता है। लेकिन वह किसी दूसरे को वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो वहाँ पर हुई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखते हैं इसके उदाहरण। पिताजी ड्राइवर से गाड़ी चलवाते हैं। पिताजी जो है वो ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहे हैं, स्वयं गाड़ी ना चला के वो ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहे हैं। बुआ ने हलवाई से लड्डू बनवाए। तो यहाँ पर बुआ ने जो लड्डू बनवाए वो हलवाई के द्वारा बनवाए। तो यहाँ पर किसी दूसरे से कार्य करवाया गया, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाया गया है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हुई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो संरचना की दृष्टि से हमने ये क्रियाएं पढ़ी हैं। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया की दो भेद हमने पढ़े हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गए? नहीं समझ में आए हैं तो आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये आपको मैं बता दूंगी कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं की जो सूची है पेज नंबर 136 में सबसे ऊपर प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें एक मूल क्रिया भी है और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं भी है, जो मैं आपको प्रश्न उत्तर के साथ PDF में भेज दूंगी, वो आपको रीडिंग करनी है। तो प्रथम प्रेरणार्थक सकर्मक क्रियाएं होती है क्योंकि उसमें कर्ता स्वयं शामिल हो रहा है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि प्रथम में एक और द्वितीय में दो कर्ता रहते हैं। दोनों में फर्क बस इतना ही है। तो आइए हम अगली पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो अब पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया अथवा अंतिम क्रिया। एक तो मुख्य क्रिया होती है, दूसरी अंतिम क्रिया होती है। इससे पहले आने वाली और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। मुख्य क्रिया अथवा अंतिम क्रिया से पहले आने वाली और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं की रचना धातु में कर अथवा करके लगाने से होती है। इन क्रियाओं की रचना, पूर्वकालिक क्रिया की रचना जो है वो धातु में या मूल शब्द में कर अथवा करके लगाने से होती है। ये क्रिया किसी कार्य की समाप्ति की सूचना भी देती है। जैसे डोली दूध पीकर पड़ेगी, तो डोली पहले दूध पिएगी और फिर पड़ेगी। तो मुख्य क्रिया क्या है? दूध, पहले वह दूध पिएगी फिर पड़ेगी। उसी तरह से दोनों कुत्ते को देखकर डर गई। तो देखकर पी के साथ कर लग गया और देख के साथ कर लग गया, तो दोनों कुत्ते को देखकर डर गई। इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं पड़ेगी और डर गई। मुख्य क्रिया क्या थी? पड़ेगी और डर गई है। किंतु पीकर और देखकर क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले हुई है।
पीकर और देखकर, ये जो है पीकर और देखकर क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई, अतः पहले संपन्न होने के कारण इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो ये हुई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया आपके कि इन दोनों वाक्यों में मुख्य क्रियाएं क्या थी? मुख्य क्रियाएं थी पढ़ना और डरना, ये हुई मुख्य क्रिया। किंतु पीकर और देखकर, पीकर और देखकर ये क्रियाएं मुख्य क्रिया है। ये दोनों जो है ये मुख्य क्रिया का काम कर रही है। पीना और देखना ये मुख्य क्रिया का काम कर रही है और ये पहले संपन्न हुई है कि पहले वह दूध पिएगी या पहले उसने कुत्ते को देखा, दोनों पहले संपन्न हो रही है। तो ये मुख्य क्रियाएं हुई है और पहले संपन्न होने के कारण इन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा क्रिया चैप्टर। प्रश्न उत्तर का आपको PDF भेज दिया जाएगा और बच्चों आपको फिर से कहा जा रहा है कि वर्क आप कंटिन्यू अपनी कॉपीज में करिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। और इस समय आपको घर पर रहकर ही ये पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू आपको राइटिंग वर्क करना है, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग में सुधार हो और आपको मतलब लिखने की प्रैक्टिस जो है वो छूटे नहीं, कंटिन्यूटी में आपके रहे। तो जो आपको राइटिंग वर्क भेजा जाता है वो अपनी कॉपी में आप करिए और नीट एंड क्लीन करिए। और जब भी चेकिंग के लिए कॉपीज़ मंगवाई जाती है आप कॉपीज़ भिजवाएं।